हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स। इस चैनल में इकोनॉमिक्स भी, अकाउंट्स भी और बिजनेस भी आपको देखने को मिलेगा सुन। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं जिनको ये ज़रूरत है। इस इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स से। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 क्लास 11 का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, है क्या चीज़ है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं किसी ह्यूमन बिहेवियर को ऑन एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, कि वो किसी भी स्केयर मतलब लिमिटेड या जो कम मात्रा में हमारे पास मौजूद है, उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है, कैसे एलोकेट करता है मतलब कैसे उसे यूज़ करता है, कहाँ कहाँ पे उस रिसोर्सेज का यूज़ करता है इन अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो हमें ये तीन चीज़ें देखनी है। इकोनॉमी के तीन मेजर पार्ट जो होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी ही होते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। उसमें स्टडी क्या करना है ह्यूमन बिहेवियर में, कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसको कैसे एलोकेट करता है ताकि उससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। जब हम इन चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब मैंने बताया कमी, जब हमारे पास सफिशिएंट ना हो कोई चीज़, उसे स्केर्स कहते हैं, उसे स्कार्सिटी कहते हैं। तो इट इज़ अबाउट, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी है तो उस समय में चॉइस बनानी है। हमारे पास एक ही कप दूध है तो हमें उसका क्या यूज़ करना है, हमें उसकी चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है या दही बनाना है। तो ये चॉइस कर पाना इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स दूध या चाय तक सीमित नहीं है, इकोनॉमिक्स बड़े स्केल पे काम करती है। जहाँ पे हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल, पूरे कंट्री में कितना फ्यूल है, कितना फॉसिल फ्यूल है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। तो वो सब इकोनॉमिक्स होती है। हमें किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाए। कंज्यूमर का मेन एम यही होता है कि उसे सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम मिल जाए। प्रोड्यूसर का मेन एम ये होता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और सोसाइटी का यूज़ जो मैक्सिमम जो सोसाइटी का जो एम होता है वो ये होता है कि उसे मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर मिले। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मान लीजिए किसी गुड्स की या किसी सर्विसेज की डिमांड बहुत हाई है लेकिन उसकी कमी है, उस गुड या सर्विसेज की बहुत कमी है, तो उसे हम कहते हैं स्कैरसिटी। ठीक है। स्कैरसिटी इज रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास अनलिमिटेड पेट्रोल होता तो क्या हमारे गवर्नमेंट के पास एक दिक्कत होती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती? नहीं होती। तब हम उस रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह सिर्फ एक होती है, स्कैरसिटी। आगे देखते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है जानना। जो एडम स्मिथ हैं उन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही नया कॉन्सेप्ट लाया था इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो उनके हिसाब से According to them, economic is inquiry into the factor में inquiry है that economic is inquiry into the factor that determine wealth of country। हम उन फैक्टर्स की इंक्वायरी करेंगे, उन फैक्टर को जानेंगे जो कंट्री की वेल्थ को डिटरमाइन करता है, जो कंट्री की वेल्थ के बारे में बताता है। तो उनकी स्टडी करना उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ के हिसाब से। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनके हिसाब से जो वेल्थ ऑफ कंट्री है कैसे डिटरमाइन होती है, कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से कंट्री की वेल्थ डिटरमाइन होती है। उन फैक्टर्स की इंक्वायरी या स्टडी करना उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। सीधे पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स इज इंक्वायरी इनटू द फैक्टर दैट डिटरमाइन वेल्थ ऑफ कंट्री। आगे बढ़ते हैं। एक और इकोनॉमिस्ट हैं लायनल रॉबिन्स। उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वो कह रहे हैं कि उनका कहना था कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी किस रेफरेंस में, किस कंटेक्स्ट में, रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। एंड्स मतलब ह्यूमन वांट्स, डिजायर, उसको एंड्स बोला गया है। एंड स्केयर मीन्स मतलब
जो उसकी वांट्स को फुलफिल करने वाले मीन्स होते हैं उनकी बात की गई है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सपोज वी हैव मिल्क, मिल्क इज अ मीन्स लिमिटेड है, तो एंड्स क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं एक इंसान की उस मिल्क से। चाय बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, हम कॉफ़ी बना सकते हैं। तो क्या जो ह्यूमन है वो उससे क्या चीज़ बनाएगा, क्या रिलेशन रहेगा उसका, उसकी वांट्स का और उसके रिसोर्सेज का, जो जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसको स्टडी करना ये उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स थी। मतलब कि हम स्टडी करेंगे जो भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे उन रिसोर्सेज से, इसको स्टडी करना उनके लिए इकोनॉमिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसका। फिर है एक पॉल ए सैमुएल्सन, जिनकी जो डेफिनेशन थी इनका कहना था कि स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर करंट टाइम एंड फॉर फ्यूचर। इनका कहना था कि स्टडी करना, किसी चीज़ को स्टडी करना, मैन और सोसाइटी को दोनों को स्टडी करना इनका मेन एम था। कि इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स है कि जब मैन को और सोसाइटी को स्टडी किया जाए कि वो स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से एम्प्लॉय करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन फॉर करंट टाइम एज वेल एज फॉर फ्यूचर। इनकी जो डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर होती है, मतलब करंट टाइम को भी सेटिस्फाई कर पाए और फ्यूचर को भी सेटिस्फाई कर पाए। उस रिसोर्स एंड वांट्स रिलेशन की स्टडी को ही इन्होंने क्या माना था कि इकोनॉमिक्स। तो हमने अभी जो भी चीज़ें देखी हैं, हमने समझे हम कि जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनका बस यही मानना था कि रिसोर्स होने चाहिए और वांट्स सेटिस्फाई होने चाहिए, यही इकोनॉमिक्स होती है। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जिस चीज़ को हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं रिसोर्स? रिसोर्स के कैरेक्टर क्या है? रिसोर्स हमारे जो होते हैं स्केर्स होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं, और उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, उसके एक से ज़्यादा यूज होते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मनी अर्न करने के लिए या वेल्थ अर्न करने के लिए की जाती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो मनी अर्न या वेल्थ अर्न करने के लिए नहीं की जाती। मनी अर्न करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? जैसे प्रोडक्शन, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना ताकि हम उसे फ्यूचर में बेच सकें। कुछ कंज्यूम करना जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है कंज्यूम करने के ऊपर। इन्वेस्टमेंट करना, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या पेरेंटल एक्टिविटीज़। पेरेंटल मतलब पेरेंट्स जो सर्विसेज, पेरेंट्स जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे कहते हैं पेरेंटल एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये मनी अर्न करने के लिए नहीं होती, ये वेल्थ जनरेशन के लिए नहीं होती, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। हमें ध्यान ये भी देना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट न्यू इनकम एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो न्यू इनकम जनरेट करती है एंड गुड एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ाती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना ही नई इनकम जनरेट करती है, ना वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाती है। अब कुछ टर्म्स हैं उसे पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस होल्डर, ये कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट होते हैं कंज्यूमर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि हु आर द इकोनॉमिक एजेंट, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि कंज्यूमर आर द इकोनॉमिक एजेंट बिकॉज दे एक्ट एज अ एजेंट फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एजेंट हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स फॉर पेमेंट, पैसों के लिए जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि ट्रांसपोर्टर हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, ये सब लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस होल्डर कौन होते हैं? पर्सन हु इज इन जॉब एंड गिव्स हिज सर्विस एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गेटिंग पेड फॉर इट। मतलब जो पर्सन जॉब में है, अपनी सर्विस दे रहा है और उसकी सर्विस एज अ प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है एंड गेटिंग पेड, और उसको उसके लिए सैलरी वगैरह मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि गवर्नमेंट टीचर, एजुकेशन अगर देनी है सोसाइटी को तो एजुकेशन देने का फैक्टर क्या है? वो गवर्नमेंट टीचर, तो वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो एम्प्लॉई क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको सैलरी मिलेगी। तो वो एज अ जॉब उसे करता है और
अपनी सर्विसेज को उस फैक्ट्री को दे रहा है, तो सर्विस होल्डर इन्हें कहते हैं जो काम करते हैं। यानी कोई भी पुलिस की जॉब में है या किसी भी इसमें है, उन्हें हम सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं देते। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सपोज कीजिए एक बिजनेस है, एक ओनर है बिजनेस का। ओनर क्या काम करता है? इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। इसने ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये खुद ओनर है, मान लीजिए ये। इसने अपने नीचे 4 एम्प्लॉय रखे हैं। ओनर का नाम है एक्स, नीचे इसने रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ये इसके ड्राइवर्स हैं। तो ये गाड़ी को ड्राइव करके इधर उधर पैसेंजर या गुड्स ले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये सर्विस होल्डर हैं, ये जॉब करते हैं। ये ओनर जो है ये सर्विस प्रोवाइडर। इसमें हमने जो समझी है चीज़ें कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस होल्डर होते कौन है। इतना सही था ये टॉपिक। फिलहाल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? साइंस और मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा इन लार्ज क्वांटिटी फॉर टेकिंग द डिसीजन। मतलब ऐसा कोई मेथड या साइंस या प्रैक्टिस, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने का मेथड या एनालाइज करने का मेथड। कौन से डेटा को? न्यूमेरिकल डेटा को। कितनी क्वांटिटी में? लार्ज क्वांटिटी में, फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि प्रेजेंट के केस के लिए अगर ले लीजिए एग्जांपल, कोरोना वायरस केसेस इन सिटी डेली कितने हो रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? इनके लिए न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो हम उसे कलेक्ट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे कि कौन सी सिटी के कौन से इलाके में कितने केसेस है, तो हमें उसे रेड जोन में रखना है, कंटेनमेंट जोन में रखना है या नहीं रखना है, या उससे बाहर रखना है, या उसको सारी सर्विसेज ओपन करने के लिए अलाउ करना है। तो ये जो भी गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन अपना स्टैटिस्टिक्स बेसिस के ऊपर लेती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 सेंस होते हैं, एक तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, और एक प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। मेथड एंड टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसे कहते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक। जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हो जाता है वो प्लूरल सेंस बन जाता है। सिंगुलर सेंस में हमने पढ़ा कि मेथड एंड टेक्निक ऑफ कैसे कलेक्ट करना है, उसका मेथड, कैसे ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, कैसे क्लासीफाई करना है डेटा को, कैसे प्रेजेंट करना है डेटा को, कैसे एनालाइज मतलब समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। मतलब अगर आपको कोई डेटा दिया है तो उसको आपको क्या समझना चाहिए, डेटा किस रेफरेंस में है, तो इस मेथड या टेक्निक को कहते हैं स्टैटिस्टिक, सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर्स सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर होते हैं जो सिस्टमैटिकली कलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर्स मतलब कोई भी चीज़, हमने किसी की हाइट, वेट, अगर हमें क्लास 11th में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हाइट क्या है, उसके न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर्स हमने ले लिए, सिस्टमैटिकली कलेक्ट कर लिए फॉर अ डेफिनेट पर्पस। हमें किसी पर्पस को जानना है, मान लीजिए हमें जानना है कि उनके पेरेंट्स से भी हमने डेटा ले लिए, हमें जानना है कि पेरेंट्स से कितने बच्चों को अच्छी हाइट मिली है, तो उस पर्पस के लिए हमने उनकी हाइट्स को लिया है, उनकी हाइट्स को कैलकुलेट किया है और कलेक्ट किया है डेटा को। इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, ये किसी भी फील्ड में काम आ जाता है। प्लूरल सेंस किसी भी फील्ड में काम आ जाता है। मतलब यहाँ पे तो हम प्लूरल सेंस में अगर देखें, मतलब इसे नैरो सेंस या ब्रॉडर सेंस भी कह सकते हैं। प्लूरल सेंस में अगर देखें तो न्यूमेरिकल फैक्ट को एक तरीके से किसी पर्पस के लिए जब हम कलेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड में उसका यूज हो सकता है, तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेकिन सिंगुलर सेंस में यहाँ पे कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें आती हैं। मेथड्स एंड टेक्निक, किस किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं मेथड को, किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस किस तरीके से क्लासीफाई, प्रेजेंट या एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमें यही देखने को इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लूरल सेंस के। प्लूरल सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। प्लूरल सेंस में अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक, इसके एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट को एग्रीगेट मतलब टोटल किया जाता है या सम अप किया जाता है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, जो डेटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, तभी हम उसको प्लूरल सेंस में देख पाएंगे। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, इसका मतलब क्या है, जब भी स्टैटिस्टिक्स हम प्लूरल सेंस में देखते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी हमें देखना पड़ता है कि क्या वजह है कि ऐसा हुआ है, तो उस वजह से उस कंटेक्स्ट में हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी, तो प्लूरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो हमें रीजनेबल एक्यूरेसी मिल जाती है, एक मोटा मोटा हिसाब मिल जाता है कि हाँ ये डेटा जो है हमारा एक्यूरेट है, हम किसी डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। कलेक्शन
सिस्टमैटिकली, कलेक्शन सिस्टमैटिकली होता है। जब भी हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो कलेक्शन हमेशा सिस्टमैटिकली किया जाता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो पर्पस होता है कलेक्ट करने का वो पहले से डिटरमाइंड होता है। अगर हमें जानना है कि कितने कोरोना वायरस के केसेस हैं प्रेजेंटली इन दिल्ली, तो हम पहले से ही हमें पर्पस हमें पता है, तो हम उसी तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यहाँ पे जो डेटा है, जो प्लूरल सेंस में डेटा होता है, उसको एक किसी रेफरेंस में देखा जाता है, उसको अकेले नहीं पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ हाइट्स कह लो, मतलब मान लीजिए हमने क्लास 11th की हाइट ली, तो बस हमें क्लास 11th की हाइट जाननी है, तब तो सिंगुलर सेंस में हो जाएगा। जब मुझे क्लास 11th की हाइट जाननी है क्लास 12th के बच्चों के मुकाबले, तो हमें उसे प्लूरल सेंस में डालना पड़ेगा। हमें वहाँ पे क्योंकि रिलेशन देखना है, किसी चीज़ का रेफरेंस देखना है। तो ये था स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। सिंपल है। सिंगुलर सेंस में कलेक्शन ऑफ डेटा के मेथड्स या टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के मेथड या टेक्निक पे। यहाँ पे किसी मेथड या टेक्निक पे बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है कि फैक्ट्स को न्यूमेरिकली हम किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। वो पर्पस जो होता है वो हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, स्टैटिस्टिकल डेटा कितने तरह का होता है? दो तरह के स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो जिनको न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसे मेजर किया जा सकता है इन न्यूमेरिक टर्म्स, जैसे कि इनकम, वेट, इन दोनों को न्यूमेरिक टर्म में मेजर किया जा सकता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। क्या जरूरत है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे थे हम, तो जरूरत है क्या वो देख लेते हैं। टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट इन प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म। इकोनॉमिक्स के फैक्ट हमें प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म में पता लग जाए, इसलिए भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कितने केसेस, कितना हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितना हमारा लिटरेसी लेवल है इकोनॉमी में। तो हमें उसे जानने के लिए हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स, प्रॉपर फिगर्स होने जरूरी है। कन्वर्जन ऑफ मास डेटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? और इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो बड़े से बड़े डेटा होते हैं उनको फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स में कन्वर्ट कर देता है। सपोज यहाँ पे अगर हम देखें कोरोना वायरस के केसेस बहुत हो गए हैं, तो हम जब उसे डेथ से कंपेयर करते हैं तो उसकी मोर्टेलिटी रेट कहीं ना कहीं 1% या 2% से भी नीचे आती है। तो वहाँ पे हमें फ्यूअर डेटा जो कंपैरिजन करने को मिल जाता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने लोग इससे मर रहे हैं। तो फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स में मास डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इलिटरेसी। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो रिलेशन जो है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड होगा, इलिटरेट होगा, तो बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस हैं कि वो अनएम्प्लॉयड भी रह जाए। तो इसीलिए ये रिलेशन जो पैदा किया जाता है ये इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पैदा किया जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उनमें से कितने लोग इलिटरेट हैं। तो उससे उनमें से कितने लोग इलिटरेट हैं, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि क्या रिलेशन है लिटरेसी का एम्प्लॉयमेंट से या नहीं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब होता है आगे क्या होने वाला है। मतलब जैसे कि अभी हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन चल रही है, काफ़ी समय से डाउन चल रही है, अब तो और ज़्यादा डाउन हो गई है। तो हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर या आगे आने वाले सालों में जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी। फिलहाल बहुत बुरी होने वाली है। फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज। हम स्टैटिस्टिक्स डेटा का यूज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी फॉर्म करने में यूज़ करते हैं कि जब हमें पता लगे कि एजुकेशन इलिटरेसी बहुत है, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट करेंगे। जब हमें पता लगे कि बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब एनुअल बेसिस पे बहुत सारे जो है रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव करने की पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, ये हमें बताता रहता है फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो हम उस हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। सपोज अगर कोई इंसान है तो उसने नया नया एक घर परिवार शुरू किया है, तो उसे जानना है कि कितना खाना लगेगा, कितना राशन महीने का लगेगा। तो वो क्या करता है, वो पूरे दिन का एक फैक्ट लेता है, फिगर्स लेता है कि एक दिन में इतनी रोटी खा रहे हैं तो पूरे महीने में इतनी रोटी खाएंगे और उसके लिए इतना आटा लगेगा। तो ये जो पॉलिसी है, जो फोरकास्टिंग की गई है, ये किसके थ्रू करी गई है, एक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करी गई है। एक स्टैट फॉर्म किया गया था, एक स्टैटिस्टिकल डेटा को फॉर्म किया गया था, उसके बाद ही हमने एक डिसीजन लिया। एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज अप्लाइड। कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करनी है उसको भी एनालाइज किया जाता है। जो पॉलिसी हमने अप्लाई कर दी है, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी अप्लाई करी थी और वो कितनी कामयाब हुई या नहीं, कितनी उसमें कितना प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं मिला, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर कोई पैकेज निकाला है
लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इस सिचुएशन में कोरोना वायरस, क्या वो पैकेज सफिशिएंट था या क्या वो पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी थी, क्या गवर्नमेंट को वो एक्शन लेना चाहिए था या नहीं। तो ये फ्यूचर के लिए भी एक वार्निंग बन जाती है। तो इसलिए भी स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, फंक्शंस क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं। पहले फंक्शंस पे आते हैं। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी चीज के फंक्शन वही होते हैं जिसका वो जो काम करता है। तो मतलब क्या काम करती है स्टैटिस्टिक्स? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करती है। एक्सप्रेसेस फैक्ट्स इन नंबर्स, सारे फैक्ट्स को नंबर्स में प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट डेटा इन शॉर्ट फॉर्म, सारे डेटा को शॉर्ट फॉर्म में या किसी ग्राफ के फॉर्म में आपको शो कर देगी। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर देती है, हाँ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करती है कि इकोनॉमिक फ्यूचर में इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। फैसिलिटेट कंपैरिजन करने में हेल्प करती है, हम एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, दो फैक्ट्स के बीच में कोरिलेशन भी पैदा कर देती है। मतलब हम एक डेटा को, जैसे मैंने बात की थी इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक रिलेशन, मतलब दो अलग अलग फैक्ट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको रिलेशन, उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिमिटेशंस क्या क्या है वो देखते हैं। डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, ये एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करती, ये एज अ होल स्टडी कर पाती है पूरे डेटा को। अगर हम इसे एक इंडिविजुअल का डेटा दे दें तो ये स्टडी नहीं कर पाएगा, ये कोई रिजल्ट कंक्लूड उससे नहीं कर पाएगा, इसको पूरे डेटा चाहिए होते हैं। रिजल्ट माइट लीड टू फेलिशियस कंक्लूजन्स, मतलब जो रिजल्ट इससे मिलते हैं वो कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी उससे गलत कंक्लूजन भी निकल जाता है। डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से ही डील करता है, कोई क्वालिटेटिव डेटा पे डील नहीं कर पाता है। रिजल्ट कब फेलिशियस आते हैं? तब फेलिशियस आते हैं जब हम सैंपल्स कलेक्शन करते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का जो है इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखा, तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मान लीजिए एवरेज में 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो हमने मान लिया कि जो क्लास है वो एवरेज है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता है, उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो थोड़े एवरेज या एवरेज से बिलो होंगे। तो ये रिजल्ट कंक्लूजन करने में हमेशा मतलब लीड कर सकता है, कभी भी हमें रिजल्ट कंक्लूजन में गलत रास्ता दिखा सकता है। डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट वगैरह इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए सिर्फ जो डेटा है वो क्वांटिटी उसकी मेजर की जानी चाहिए, तभी वो इसको डील कर पाता है। ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एवरेज बेसिस पे ही डेटा हमें देता है और उसी में उसका जो आंसर है वो सही रहता है। अगर हम एवरेज ना देखें, पर्पस इंडिविजुअली देखें, तो हमेशा हमारा आंसर सही नहीं निकलता है। इसका एग्जाम्पल ये रहेगा, मान लीजिए 3 जने हैं, एक की सैलरी है 1 लाख रुपीज, दूसरे की सैलरी है 0 और तीसरे की सैलरी है 2 लाख रुपीज। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 3 लाख। लेकिन कितने लोग हो गए? इसका हम लिख के देख लेते हैं। मान लीजिए ए की सैलरी है, 3 लोग हैं, ए की सैलरी है 1 लाख रुपीज, बी की सैलरी है 50,000 रुपीज, सी की सैलरी है 1,50,000 रुपीज। तो टोटल सैलरीज कितनी होगी? 3 लाख। टोटल पीपल कितने हैं? 3 लोग हैं, तो डिवाइड बाई 3, तो एवरेज सैलरी कितनी आ रही है? 1 लाख। जबकि ये फैक्ट ट्रू नहीं है, एवरेज में ठीक है लेकिन वैसे ट्रू नहीं है। इसकी 1 लाख है, इसकी 50,000, इसकी 1,50,000। तो हमारा जो ये डेटा रहता है ये हमें एवरेज बेसिस पे आंसर सही दे देता है, लेकिन अगर देखा जाए इंडिविजुअली आंसर सही नहीं होता। फिर लिमिटेशन आता है, ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही हैं जो बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है। हर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा को पढ़ के अपना कंक्लूजन नहीं निकाल सकता है। फिर है लिमिटेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल। डेटा जो होते हैं अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है या उनके बीच में कोई रिलेशन निकालना है तो उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी या होमोजेनिटी होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम उस डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये, अगर हम 2 स्टूडेंट इस क्लास के लेते हैं, 2 स्टूडेंट अगले क्लास के लेते हैं, 2 स्टूडेंट और फर्दर स्कूल्स के लेते हैं, तो हमारे पास डेटा जो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। या फिर हम कोई डेटा 11th क्लास का ले रहे हैं, कोई डेटा 12th क्लास का ले रहे हैं, कोई डेटा 8th क्लास का ले रहे हैं, तो हमारे पास डेटा होमोजीनियस नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन है एक और, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, एग्रीगेट्स को ही समझता है, इंडिविजुअल को नहीं समझता है, तो ये इसका लिमिटेशन है। फिर है लिमिटेशन, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज पॉसिबल है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का एक और बहुत बड़ा लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स को आप गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है। स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में आते हैं। स्कोप मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से फील्ड में यूज होता है।
स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो हमने देख लिया। बिजनेस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जहाँ पे इन्हें सेल्स वगैरह करनी होती है, जानना होता है कि कस्टमर क्या विलिंग टू बाय है या नहीं, कितने कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो वो चीजें भी देखने में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। मेडिसिन कंपनी में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो जब मेडिसिन डेवलपमेंट करते हैं तो पहले रिसर्च करते हैं, लोगों के स्टैटिस्टिक्स जानते हैं कितने लोगों को ये बीमारियां हैं, उस हिसाब से मेडिसिन डेवलप करते हैं। जैसे अभी के सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में वैक्सीन बन रही है, लोगों को क्योंकि बहुत ज्यादा है तो लोगों से स्टैट्स डेटा लिए जा रहे हैं, लोगों के डेटा के बेसिस पे मेडिसिन बन रही है। फिर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन जगहों पे भी हमें बहुत ज्यादा स्कोप देखने को मिलता है। फिजिक्स मतलब कोई भी सिविल वर्क हो गया, कोई भी टेक्निकल वर्क हो गया, वहां पे हमें देखने को मिलता है। केमिस्ट्री लैबोरेटरीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एलिमेंट्स के जो है बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे और भी स्कोप हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था पहला चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स जो है उसका पहला चैप्टर। फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर चैप्टर्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।